आज हम दो रियल हेयर ट्रांसप्लांट जर्नीज को फॉलो करेंगे, जहां हर पेशेंट का एक्सपीरियंस और प्रोग्रेस एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले पेशेंट से और देखते हैं उनकी जर्नी किस तरह आगे बढ़ती है। ग्रेड 6 बॉल्डनेस, जिसमें स्कैल्प ऑलमोस्ट कंप्लीटली डैमेज हो जाए, वो भी डिफ्यूज पैटर्न में। क्या ऐसे केस में ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है? आइए सुनते हैं हमारे पेशेंट से जो इसी चैलेंजिंग कंडीशन का सामना कर रहे थे और कैसे उनके एक सही डिसीजन ने उनकी लाइफ बदल दी, उन्हें दिया एक नया लुक, नया कॉन्फिडेंस और एक नया कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। मेरा नाम दक्ष है, मेरी एज 28 है और आज मैं क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार में हूँ। मैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए यहाँ पर आया हूँ। मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैं 21 ईयर्स का था कि मेरे हेयर थिनिंग शुरू हो गई है, जिसके बाद मैंने डॉक्टर्स को कांटेक्ट किया। उन्होंने नॉर्मल बायोटीन की टेबलेट्स और मिनॉक्सिडिल वगैरह लिख कर दिया और उन्होंने बताया कि जब तक आपको हेयर्स चाहिए तब तक आपको एक करना पड़ेगा। और उन्होंने मुझे बताया कि मेरा जो हेयर फॉल पैटर्न है वो जेनेटिकल है। ये सेम केस मेरे फादर के साथ भी है, उनके भी बाल बीच में से नहीं है और मेरे मामा जी का भी ऐसा ही है, तो जिसके कारण जेनेटिकल था। और ये धीरे धीरे करके बाय द एज कुछ लाइफस्टाइल भी था ऐसा जिसके कारण हेयर फॉल हुआ, उसने भी एक फैक्टर कंट्रीब्यूट किया। एक जेनेटिकल फैक्टर भी रहा जिसके कारण हेयर फॉल शुरू हुआ। और मैंने काफ़ी और रेमेडीज़ भी ट्राई की, जैसे अनियन का एक ऑयल होता है वो मैंने यूज़ किया। अनियन को मतलब देसी नुस्खे भी ट्राई किए और बाकी के भी नुस्खे ट्राई किए, बट ना मिनॉक्सिडिल वर्क किया ना कुछ, बट हेयर लॉस होता गया, जिसका मैंने फाइनल सॉल्यूशन ढूंढा कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेना चाहिए। जब मैं सोशल मीडिया के थ्रू अपनी रिसर्च कर रहा था कि मुझे कौन सा क्लिनिक चूज़ करना चाहिए, तो मैंने काफ़ी और ऑप्शंस भी एक्सप्लोर किए, बट आफ्टर सीइंग टू द रिजल्ट्स आई प्रेफर्ड क्यूएसटी ओवर ऑल अदर क्लिनिक्स। इनके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं और जो भी रिव्यूज़ मुझे लगे सोशल मीडिया पर देखकर, इंस्टाग्राम पर वीडियोस देखकर, यूट्यूब पर वीडियोस देखकर, कि एक जेन्युइन रिव्यूज़ हैं जहाँ पे पीपल आर टेलिंग कि आफ्टर ट्रांसप्लांट दे आर टेलिंग देयर होल जर्नी। जब वो आए, जब वो क्यूएसटी से जुड़े, जब उन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया और उसके बाद उनको क्या रिजल्ट आया, तो वहाँ पे मैं पूरा रिजल्ट देख पा रहा था, जिसके कारण से मुझे क्यूएसटी पे ट्रस्ट हुआ एंड आई चोज क्यूएसटी टू हैव माई हेयर ट्रांसप्लांट डन। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया मेरे हेयर थिनिंग चालू रही, जिसके कारण से मेरा स्कैल्प बीच में से बिल्कुल वाइट दिखने लगा। तो आसपास के लोग भी बताने लगे कि हाँ, काफ़ी सिवियर लेवल पे हेयर लॉस हो रहा है एंड यू शुड टेक सम एक्शन। मेरा फ़ोटो लेने के लिए इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लूज होने लगा, जिसके कारण फाइनली मुझे डिसाइड करना पड़ा कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाना ही पड़ेगा। तो मैंने जब क्यूएसटी से कांटेक्ट किया तो मेरी फ़ोटोज़ देख के मुझे अप्रॉक्सीमेटली 3500 टू 4000 ग्राफ्ट्स के बारे में बताया गया। और फिर मैंने डिसाइड किया कि बीइंग नियर टू माय होम टाउन आई शुड विजिट पर्सनली। और कुछ मुझे एक्यूट सिवियर डैंड्रफ की प्रॉब्लम आ रही थी, तो जिसके कारण मैंने विज़िट किया और मैंने चेक किया कि क्या मैं सर्जरी के लिए फिट भी हूँ, बिकॉज डैंड्रफ का प्रॉब्लम था। जिन्होंने मेरे इशू एड्रेस किए, उन्होंने मुझे मेडिकेशन प्रोवाइड की, जो मैंने कॉन्टीन्यूसली उनके बोलने के अकॉर्डिंगली मैंने 18 डेज तक यूज़ की, जिसके बाद अभी आज मैं यहाँ पर हूँ और आई एम फिट फॉर सर्जरी। तो जब मैं डॉक्टर से मिला तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपको 4000 टू 4500 ग्राफ्ट्स लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन आई एम हैविंग, डिपेंडिंग ऑन द बॉल्डनेस आई एम हैविंग। उन्होंने पूरा मुझे प्रोसीजर एक्सप्लेन किया कि मुझे कैसे कैसे मेडिकेशंस लेने हैं, कितने दिन कौन सा मेडिकेशन चलेगा और कब मेडिकेशन को स्टॉप करना है। सो ही टोल्ड मी दैट पूरे प्रोसीजर में पूरा रिजल्ट विजिबल होने में 1 साल का टाइम लगेगा। के बाद उन्होंने मुझे बताया कि पेन, मेरा सिवियर कंसर्न था जो मैंने पूछा भी कि कितना पेन रहेगा। उन्होंने मुझे बताया कि ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 आपको 2 लेवल का पेन रहेगा। तो आई वॉज ओके कि हेयर लॉस है तो इतना तो बनता है। सो आई एम एक्साइटेड फॉर द सर्जरी। सो अब मैं जाने वाला हूँ सर्जरी के लिए और मैं अब आपसे मिलूंगा सर्जरी के बाद एंड आई विल शेयर माय ओवरऑल एक्सपीरियंस विद यू। चलिए अब डिटेल में जानते हैं हमारे इस पेशेंट की पूरी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी। ये है उनकी बिफोर कंडीशन।
जहां वो डिफ्यूज ग्रेड 6 बॉल्डनेस के चैलेंजेस का सामना कर रहे थे। उनकी हेयरलाइन पूरी तरह से रिसीड हो चुकी थी, साथ ही फ्रंटल और मिड स्कैल्प में भी नोटिसेबल थिनिंग साफ नजर आ रही थी। इसके अलावा क्राउन एरिया भी सिग्निफिकेंटली डैमेज था। हालांकि बॉल्डनेस काफी एडवांस्ड स्टेज पर थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उनका डोनर एरिया बिल्कुल हेल्थी और डेंस था, जिसने इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया और सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट को पॉसिबल बनाया। हर डिटेल केयरफुली एनालाइज करने के बाद एक्सपर्ट्स ने एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान तैयार किया, जिससे पेशेंट को नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स मिल पाए। पेशेंट की बॉल्डनेस एग्जामिन करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने बालों को ट्रिम किया, फिर उनका हेड वॉश कराया और फिर पेशेंट की हेयर लाइन उनके फेशियल फीचर्स के अकॉर्डिंग डिजाइन करी, जिससे यूथफुल लुक अचीव होगा। हेयरलाइन के साथ पेशेंट का अफेक्टेड एरिया भी आउटलाइन किया गया, जो ओवरऑल लुक को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेगा। हेयरलाइन डिजाइन के बाद प्रोसीजर के टाइम एक्सपर्ट्स ने मार्किंग एरियाज को फॉलो करते हुए हेयरलाइन जोन में नेचुरल लुक क्रिएट करने के लिए सिंगल एंड थिन हेयर फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया, जिससे एक यूथफुल लुक अचीव हो पाए। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प एरियाज में वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऐड करने के लिए डबल एंड ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए। साथ ही क्राउन एरिया में स्वर्ल शेप देने के लिए वेरिंग एंगल्स में डबल एंड ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स को इम्प्लांट किया गया, जिससे ओवरऑल स्कैल्प पर कंप्लीट लुक अचीव हो पाए। और इस केस में टोटल 50 to 100 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया है। ये फॉलिकल्स DHT हार्मोन से रेजिस्टेंट होते हैं, इसलिए ये लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा। मेरा नाम दक्ष है। मैं अब आपसे मिल रहा हूँ पोस्ट माय हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। तो ये ओवरऑल 3 दिन का एक्सपीरियंस था। तो मैं 20 जनवरी 2024 को यहाँ पर आया। जब मैं आया तो मुझे पहले कंसल्ट करवाया गया, उसके बाद उन्होंने मुझे मेरा हेड शेव किया और सारे प्रोसीजर्स, सारे जो एडमिन प्रोसीजर्स होते हैं वो सारे प्रोसीजर्स हुए। मेरे से एक फॉर्म भरवाया गया जिसमें मेरे सारे डिटेल्स, मेरा आधार कार्ड वगैरह सब कुछ डिटेल्स मेरे लिए गए। उसके बाद मुझे डॉक्टर से जब मिलवाया गया तो मैंने डॉक्टर से अपने कुछ डाउट्स क्लियर किए। उसके बाद डॉक्टर ने मेरी हेयर लाइन डिज़ाइन की। उसके बाद स्लिट्स बनाए गए सेम डे ही, 20th की शाम को ही उन्होंने मुझे 2000 के अराउंड स्लिट्स मेरे क्रिएट कर दिए थे। मेरे को 4500 ग्राफ्स इनिशियली रिकमेंडेड थे, जो कि बढ़ के लास्ट में जाके 5200 पे जाके ख़त्म हुए। और इस प्रोसीजर को हम जिस प्रोसीजर से मेरा ट्रांसप्लांट हुआ उस प्रोसीजर को हम QST FUE प्रोसीजर बोलते हैं। तो इस प्रोसीजर के थ्रू मेरा ट्रांसप्लांट हुआ। और जहाँ तक मैं पेन की बात करता हूँ तो पेन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एक पेनलेस सर्जरी है। थोड़ा सा पेन होता है, बट दैट इज़ वर्थ इट। दैट इज़ व्हाट आई थिंक, दैट इज़ वर्थ इट। मुझे लगता है कि हाँ, अगर वी कैन गेट आवर हेयर बैक फ्रॉम दिस। सो इतना कुछ नहीं था पेन, बहुत ही मिनिमल सा पेन था। 10 के स्केल पे अगर मैं रेट करूँ तो 2 का ही पेन था, बट बहुत अच्छी तरह से उस पेन को मैनेज किया गया। सेकंड डे बल्कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं ब्रेकफास्ट में पहले टोस्ट लेके आया था, सैंडविचेस लेके आया था। उसके बाद सैंडविचेस और टी लेके आया था। और यहाँ पे मुझे फिर दोपहर के टाइम पर रिफ्रेशमेंट्स दिए गए। बट सडनली मुझे काफ़ी लो फील होने लगा। शाम के टाइम तक मुझे काफ़ी ज़्यादा डिजीनेस फील हो रहा था और मेरा स्टमक के अंदर कुछ हल्का हल्का सा पेन हो रहा था। बट उनके स्टाफ ने इसको बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया। जो यहाँ पे सीनियर नर्स थी उन्होंने मुझे ग्लूकॉन-डी ला के दिया, जिसके बाद एटलीस्ट मैं डिजीनेस तो मेरा गॉन आउट हो गया था। मे बी शायद शुगर लेवल्स ड्रॉप हुए होंगे या कुछ हुआ होगा, बट इनके स्टाफ ने बहुत अच्छी तरह से टेक केयर किया उसका। और टाइम टाइम पर डॉक्टर्स आते रहते हैं और वो पूछते रहते हैं कि सब प्रोसीजर कैसा चल रहा है। और जब भी कोई ब्रेक लेना रहता है, जैसे कि वॉशरूम जाने के लिए या फिर पानी पीने के लिए, दे वर हैविंग ऑल द प्रॉपर रिसोर्सेज। मैंने टाइम टू टाइम डिहाइड्रेटेड भी फील किया, बट दे मेड इट श्योर कि इनके पास पानी की बॉटल्स प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट में सब कुछ पड़ा था। और जब मैंने गर्म पानी मांगा तो उन्होंने मुझे गर्म पानी भी ला के दिया।
यहाँ तक कि थर्ड डे की जब मैं प्रोसीजर की बात करूँ, रिमेनिंग ग्राफ्ट जब इन्होंने लगाने शुरू किए तो मुझे ड्यू टू कोल्ड, जो कि मुझे एक हफ्ते से पहले यहाँ आने से पहले चल ही रहा था, तो ड्यू टू कोल्ड मुझे नेज़ल कंजेशन हुआ, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा अनईजी फील करने लगा। बट थैंक्स टू देयर स्टाफ, उन्होंने मुझे ऑट्रेविन मंगवा के दिया। पहले तो उन्होंने मुझे नेबुलाइज़र दिया, बट फिर उनके एनेस्थीसिया की टीम से जो डॉक्टर थी, उनको मैंने बताया कि मुझे इस चीज़ के रिलीफ के लिए आप ऑट्रेविन मंगा के दीजिए। उन्होंने मुझे तुरंत 15-20 मिनट के अंदर अंदर ऑट्रेविन अरेंज करवाया और उसके बाद द प्रोसीजर वॉज सीमलेस, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वो लोग स्लिट्स बनाते गए, मतलब एक्स्ट्रा स्लिट्स भी बने, लास्ट में जाके तो 200 स्लिट्स एक्स्ट्रा भी बने, तो वो बनाते चले गए और वो इम्प्लांट करते चले गए हेयर उसके अंदर। और जहाँ जहाँ मुझे दर्द हुआ वहाँ मैंने बताया, वहाँ स्टाफ ने प्रिकॉशंस लिए टू, एंड दे मेड श्योर कि दर्द कम से कम हो। हालांकि इस टाइम मैं आपके पास हूँ और अभी मेरे को सिर्फ 15 से 20 मिनट, मैक्सिमम आधा घंटा हुआ होगा रूम से नीचे आए हुए, बट मैं अभी इस टाइम आपके सामने हूँ और मैं इजीली बात कर रहा हूँ। तो यू कैन हैव अ लुक कि कुछ इतना पेन में नहीं हूँ मैं, मुझे 1% भी पेन नहीं हो रहा है, मैं आप बात कर पा रहा हूँ। और मुझे प्रॉपर उसके बाद थर्ड डे पे जब मेरी सर्जरी ख़त्म हुई, मुझे प्रोसीजर बताया गया कि मुझे मेडिसिन्स कैसे लेनी हैं और सारा कुछ मुझे एक्सप्लेन किया गया, और सलाइन वाटर के लिए एंड ऑल दैट सब कुछ एक्सप्लेन किया गया। बैंडेज कब लगाना है, कब उतारना है, और पूरा प्रोसीजर बताया। सो आई एम हैप्पी विद QST एंड एक्सपेक्टिंग अ गुड रिजल्ट आउट ऑफ इट। सारे इलाज, सारे देसी इलाज और सारे इलाज डॉक्टर्स के पास जाने के बाद, ट्राई करने के बाद, मैंने यही फाइंडिंग की है कि जो हेयर लॉस एक बार हो जाता है जड़ से, या जो हेयर थिनिंग एक बार हो जाती है, वो हेयर फिर कभी भी वापस नहीं आती हैं। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है जो मैंने 4 से 5 साल की अपनी इस हेयर लॉस जर्नी के अराउंड मैंने सीखा है। तो आपको मैं यही रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, जल्दी से जल्दी इस रीज़न को आइडेंटिफाई कीजिए, इस चीज़ को आइडेंटिफाई कीजिए और हेयर ट्रांसप्लांट के लिए ही मूव कीजिए, क्योंकि यही इसका एक लास्ट एंड फाइनल आउटपुट है जो कि रिज़ल्ट दे सकता है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई मेथड है, और ये एक बेस्ट मेथड है। और अगर आप इसको बेस्ट जगह, यानी कि जैसे मैंने QST से लिया, एक बेस्ट जगह पर आकर लेंगे तो आपको रिज़ल्ट्स भी अच्छे ही आएंगे। मैं भी उम्मीद करता हूं कि मेरे रिज़ल्ट्स अच्छे आएँ। तो यहाँ से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपको अपने फर्स्ट PRP सेशन में मिलूँगा, जो कि 1 महीने के बाद मुझे रिकमेंड किया है QST की टीम ने। वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि मेरे रिज़ल्ट्स कैसे रहे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। ट्रांसप्लांट के 1 महीने बाद जब पेशेंट अपने पहले फॉलोअप PRP सेशन के लिए हमारे क्लिनिक आए, तो हमारे एक्सपर्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि उनकी स्केल से लगभग 60% ट्रांसप्लांटेड हेयर शेड हो चुके थे, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी का बिल्कुल नॉर्मल और एक्सपेक्टेड फेज होता है। इस शेडिंग फेज का मतलब ये नहीं होता कि ट्रांसप्लांट फेल हो रहा है, बल्कि यही वो नेचुरल प्रोसेस है जिसमें ट्रांसप्लांटेड हेयर्स टेम्पोरेरीली झड़ते हैं ताकि उनकी रूट्स भीतर गहराई तक स्कैल्प में सेटल हो सकें। यही मजबूत फाउंडेशन आने वाले महीनों में नई ग्रोथ को सपोर्ट करता है। इस स्टेज पर पेशेंट को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि यही फेज आगे चलकर एक फुलर, डेंसर और नेचुरल लुक की शुरुआत करता है। और इसी प्रोसेस की मदद से हम आने वाले समय में वो ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं जिसके लिए ये पूरा सफर शुरू किया गया था। ट्रांसप्लांट के 5 महीने बाद पेशेंट की स्कैल्प पर ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स धीरे धीरे मैच्योर हो रहे थे, जिससे हेयर लाइन अब एक डिफाइंड शेप ले चुकी थी। फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज में नोटिसेबल ग्रोथ क्लियरली विजिबल थी, और साथ ही स्वर्ल भी प्रॉपर शेप में आ गया था। ट्रांसप्लांटेड और नेटिव हेयर्स आपस में अच्छे से ब्लेंड हो चुके थे, जिससे ओवरऑल अपीयरेंस काफी नेचुरल लग रहा था। साथ ही डोनर एरिया पूरी तरह से हील हो चुका था, और सबसे बड़ी बात यह रही कि वहां किसी भी तरह की स्कारिंग नजर नहीं आ रही थी, जो हमारे एक्सपर्ट्स की रिफाइंड एक्सट्रैक्शन टेक्निक का रिजल्ट था। हालांकि ये बात जरूरी है कि हर पेशेंट की रिकवरी और ग्रोथ टाइमलाइन अलग होती है। अभी स्कैल्प पर हल्की थिनिंग विजिबल है, जो आने वाले महीनों में इंप्रूव हो जाएगी। फिलहाल हमारे पास सिर्फ 5 महीनों की प्रोग्रेस है, लेकिन जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ेगी हम अपकमिंग रिजल्ट्स भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब वक्त है दूसरी जर्नी को एक्सप्लोर करने का, और देखते हैं इस पेशेंट का हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्या फ्रंटल लुक वाकई नेचुरली एनहांस हो सकता है? एब्सोल्युटली यस।
लेकिन ये सवाल सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं था, ये एक उम्मीद थी हमारे उस पेशेंट की जिसकी हेयरलाइन धीरे धीरे पीछे हटकर एम शेप ले चुकी थी। सिर्फ फ्रंटल टफ्ट में कुछ बचे हुए बाल और बाकी पूरा फ्रंटल जोन ऑलमोस्ट एम्प्टी हो गया था। हाफ ऑफ द मिड स्कैल्प में नोटिसेबल थिनिंग विजिबल थी। पेशेंट का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे टूट रहा था। आज देखते हैं कैसे हमारे QHT क्लिनिक के एक्सपर्ट्स ने एडवांस टेक्निक्स और कस्टमाइज्ड प्लानिंग से उनके फ्रंटल लुक को नेचुरल और डेंस वे में रिस्टोर किया। मेरा नाम प्रवीण तोमर है और मैं आज यहाँ पे QHT क्लिनिक पे 5th PRP के लिए आया हूँ। देखिए, अगर मैं अपने हेयर फॉल की बात करूँ तो लगभग 2 साल पहले मैंने ये चीज़ें नोट की। कॉम्ब के दौरान मेरे काफ़ी हेयर टूटते जा रहे थे, काफ़ी हेयर फॉल हो रहा था और मेरी जो हेयर लाइन है वो काफ़ी रिसीड होती जा रही थी। तो आई थिंक इसके लिए मैंने नोट किया कि स्ट्रेस या फिर आप कह सकते हो जैसे पानी वगैरह चेंज होना, कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट चेंज होना, वो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। तो मैं इसको लेके काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट आ गया। मुझे जब मैं बाहर जाता तो मुझे थोड़ा इंसल्ट फील होने लगा, थोड़ा ह्यूमिलिएशंस फील कर रहा मैं इस चीज़ को लेकर। तो मैंने इसके लिए कुछ मेडिसिन ट्राई किया, कुछ घरेलू नुस्खे ट्राई किए, लेकिन कोई ख़ास मुझे इसका इफ़ेक्ट दिख नहीं रहा था, कोई फ़ायदा हो नहीं रहा था। तो फिर मैंने उसके बाद जब काफ़ी टाइम बाद मैंने देखा कि QHT क्लिनिक का विज़िट किया, मैंने नेट सिस्ट के बारे में जाना, तो यहाँ का मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ का स्टाफ, यहाँ के डॉक्टर्स काफ़ी फैमिलियर है, उनका बिहेवियर वेल गुड। देखिए, जैसा कि मेरी हेयर लाइन काफ़ी रिसीड हो चुकी थी तो फिर मुझे ओनली वन ऑप्शन यही लग रहा था कि ट्रांसप्लांट ही इसके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो लेकिन ट्रांसप्लांट, जब आपके माइंड में इस तरह के वर्ड आते हैं तो ट्रांसप्लांट के लिए आपको काफ़ी सोचना पड़ता है कि किस क्लिनिक से ट्रांसप्लांट कराया जाए और ये कितना सेफ होता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो आपकी स्कैल्प के ऊपर नहीं है। तो फिर मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद मुझे QHT के बारे में पता चला। तो QHT के बारे में मैंने काफ़ी सर्च किया, यहाँ पे एज इंक्वायरी क्लिनिक का विजिट किया, तो मैंने देखा कि ये चीज़ें काफ़ी हद तक सेफ़ है। इसमें विजिट करने से पहले मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, किस तरह का प्रोसीजर होगा, काफ़ी शायद पेनफुल होगा, इस तरह की चीज़ें माइंड में ओबियसली आती है, लेकिन इन रियल ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ नॉर्मल होता है, एकदम नॉर्मल प्रोसीजर है और पूरी तरह सेफ। देखिए, अगर सर्जरी के दौरान मैं बात करूँ तो फर्स्ट डे का जो प्रोसीजर रहा है, वो सबसे पहले आपका डॉक्टर्स हेयर लाइन को डिसाइड करते हैं। पहले हेयर लाइन को श्योर किया जाता है, वो आपके अकॉर्डिंग ही होता है। जैसा लुक आप चाहते हो, बिल्कुल एकदम नेचुरल लुक, वही आपको लुक दिया जाएगा। एंड आफ्टर डैट सेकेंड डे आपका आगे का प्रोसीजर होना है, तो उसमें डॉक्टर्स आपको बार बार पूछते रहते हैं कि भाई प्रोसीजर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। और यहाँ का स्टाफ आप काफ़ी हेल्पफुल है, आपको प्रत्येक स्टेप पे हेल्प करता रहता है। और मुझे नहीं लगता कि अगर कोई भी इस तरह ये हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहता है तो उसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी सेफ प्रोसीजर है। अगर आप लाइक दैट QHT को विजिट करते हो तो ये पूरी तरह सेफ है। यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ का स्टाफ काफ़ी टैलेंटेड और इस चीज़ को लेकर एक्सपर्ट है, तो आपको मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होने वाली है। आफ्टर डैट देखिए, जब आपका प्रोसीजर्स, आपकी सर्जरी फिनिश हो चुकी होती है तो आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने रहते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग के 5 डेज तो काफ़ी क्रूशियल्स होते हैं। उसमें जैसा कि आपको क्या खाना है, कैसे आपका जो आप सोते हो तो आपका पोस्चर्स कैसा होना चाहिए, आपको सीधा सोना है, खाने में आपको स्पाइसी चीज़ों से परहेज रखना है और आप कह सकते हो आप खट्टी चीज़ें नहीं खानी है। तो थोड़ा आप, लेकिन आफ्टर 5 डेज आप जो है अपना पहला हेड वॉश करते हो। तो हेड वॉश, जब आप फर्स्ट हेड वॉश लेते हो ट्रांसप्लांट के बाद, तो आपको ये प्रिकॉशंस ज़रूर लेनी पड़ती है कि जो आप शैम्पू अप्लाई कर रहे हो अपने स्कैल्प के ऊपर, वो बेबी शैम्पू हो, ज़्यादा केमिकल्स वाला ना हो, नॉर्मल हो, ज़्यादा आपको अपने स्कैल्प को रब नहीं करना है, इस तरह की चीज़ें। देखिए, आफ्टर 5 to 7 डेज आप या कह सकते हो 50 आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। जो आपका डोनर एरिया रहता है जहाँ से आपके ग्राफ्ट्स लिए गए हैं, जैसा कि मुझे 2500 ग्राफ्ट्स लगाए गए थे,
तो आपका जो हीलिंग प्रोसीजर है ये लगभग 15 to 20 डेज या मैक्सिमम आप कह सकते हो 1 मंथ में आपको लगभग कंप्लीट हील हो जाता है पीछे वाला एरिया जो आपका डोनर एरिया रहता है। और आपका जो हेयर लाइन यानी जहाँ पे ग्राफ्ट को ट्रांसप्लांट किया गया तो आपको 1 मंथ में आपको उसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। हालांकि एक इसमें ये भी रहता है कि इसमें जो ग्राफ्ट आपको ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, जो लगाए जाते हैं, उसमें एक ये रहता है कि वो कुछ एक शेडिंग फेज से उसको गुजरना रहता है। तो लगभग 15 डेज के बाद आपका शेडिंग फेज भी स्टार्ट होता है, लेकिन उसको देख कर ज़्यादा घबराना नहीं है क्योंकि वो एक नॉर्मल प्रोसीजर है, वो इसी का ही आपकी सर्जरी का ही पार्ट होता है एक तरह से। तो लगभग आफ्टर 15 डेज से लेकर और लगभग 2 से 2.5 महीने तक आपका शेडिंग फेज रहता है और उसके बाद फिर से आपकी ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है। देखिए, अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करूं बिफोर सर्जरी और आफ्टर सर्जरी, मैंने क्या चीज़ें नोटिस की। सर्जरी से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरी ये हेयर लाइन जो है काफ़ी रिसीड हो चुकी थी, तो तब मुझे बाहर जाने में या फिर कभी कभी आप देखते हो फ्रेंड्स कमेंट कर देते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ह्यूमिलिएशंस फील होता है, इंसल्ट फील होती है। लेकिन आई वांट टू थैंक्स टू QST, ये मेरा ट्रांसप्लांट हो इस प्रोसीजर के बाद अगर मैं आज की बात करूं तो अब मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज़ को लेकर। अब मुझे कोई बाहर जाने में, पार्टी अटेंड करने में या फिर दोस्तों से मिलने में कोई इस तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करती और अब करनी पड़ती है। और अब उनका कमेंट भी मुझे लेकर काफ़ी पॉजिटिव रहता है क्योंकि ये बिल्कुल एकदम नेचुरल चीज़ें हैं, ऐसा लगता भी नहीं है। नॉर्मली आदमी पहचान भी नहीं पाते कि आपका ट्रांसप्लांट भी हुआ है। देखिए, मैं आज यहाँ पे अपनी 5th PRP के लिए आया हूँ। अगर मैं अपनी लास्ट फोर्थ PRP का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं तो ये काफ़ी अच्छा रहा। मतलब ये नहीं है कि इसमें आपको ज़्यादा पेन होता है। क्या प्रोसीजर रहता है कि आपकी नस से कुछ ब्लड लेके उसमें से जो है फोटोप्लाज्मा या रिच प्लाज्मा को जो है अलग किया जाता है और उसको फिर आपके स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है। देखिए, जब आपको डॉक्टर्स ये PRP इंजेक्ट करते हैं आपके स्कैल्प के ऊपर तो इसमें मामूली सा दर्द होता है जो एक नॉर्मल होता है, जिसको सहना कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम नॉर्मल होता है। किसी के लिए भी वो ऐसा नहीं है कि भाई उसको सह नहीं सकते। और देखिए, अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो इसके बेनिफिट्स तो आप देख सकते हो, ये आपकी जो ग्रोथ फैक्टर है उसको काफ़ी बूस्टअप कर देता है और इसमें मुश्किल से आप कह सकते हो 15 to 20 मिनट्स का टाइम लगता है मुश्किल से ही। देखिए, अगर मैं ट्रांसप्लांट से पहले अपने फैमिली के व्यूज़ की बात करूं तो पेरेंट्स बोलते थे, मम्मी पापा बोलते थे कि आपकी इतनी ज़्यादा एज भी नहीं है और आपकी हेयर लाइन रिसीड हो रही है तो आपके लुक पर इसका इफेक्ट पड़ता है, काफ़ी लुक इफेक्ट पड़ता है, आप समझ ही सकते हो। लेकिन जैसे ही मैंने ये प्रोसीजर कराया, मेरा ट्रांसप्लांट हुआ, तो हालांकि ट्रांसप्लांट के बाद कुछ 1-2 महीने तक देखो थोड़ा लगता है पेरेंट्स को कि जो वो शेडिंग फेज चल रहा था। हालांकि उसकी नॉलेज मुझे भी ज़्यादा नहीं थी कि आगे इसमें ये आपके जो ग्राफ्ट्स लगाए जाते हैं वो शेडिंग फेज में चले जाते हैं, यानी कि वो गिर जाते हैं। लगभग 80 to 90% वो नीचे आपके फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे कुछ आपका टाइम, ये नॉर्मल प्रक्रिया है, लेकिन कुछ समय बाद आपकी ग्रोथ फिर से आनी शुरू होती है और एक लगभग। तो दोस्तों, ये रही मेरी हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी जो मैंने आपसे शेयर की। तो और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे QST का विजिट किया। तो मैं नेक्स्ट टाइम जब अपनी नेक्स्ट PRP के लिए आऊँगा तो फिर आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। थैंक यू।
Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.